अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज के वीडियो में जो हम लिटरेरी थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है और मैं इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं और फर्दर मोर जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर लेक्चर समझ ना आए तो अगेन सुनिएगा एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका ये जो टॉपिक है फुल फ्लैज अच्छे से कवर हो जाएगा। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म करते हैं शुरू। तो ये क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, कैसे ये नोशन हमारे पास आया। इस स्ट्रक्चरलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फर्डिनेंड डी सोशोर का पता होना चाहिए। फर्डिनेंड डी सोशोर कौन थे ये? बेसिकली ये एक स्विस फिलोलॉजिस्ट थे, एक टीचर भी थे, एक लिंग्विस्ट भी थे। बिल्कुल, जो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी है ना, वो लिंग्विस्टिक्स बेस्ड थ्योरी है। उसका ग्रेट एम्फेसाइज है लैंग्वेज के ऊपर। इस थ्योरी का लैंग्वेज और स्ट्रक्चर, दे बोथ आर टू मच इम्पॉर्टेंट इन दिस थ्योरी। तो क्या कहा फर्डिनेंड डी सोशोर ने? बेसिकली इनका कहना था कि जो लैंग्वेज है ना, वो एक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है जो कि कंट्रास्टिंग एलिमेंट से बनी होती है। कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स या बाइनरी ऑपोजिशन से बनी होती है। और कहते हैं कि हम जो है ना लैंग्वेज को या किसी भी वर्ड के मीनिंग को तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम उसका कंट्रास्टिंग वर्ड को अंडरस्टैंड कर लें। जैसा कि हमारे पास वर्ड है ब्लैक। अब मैंने एक वर्ड बता दिया ब्लैक, हमने ब्लैक को कैसे अंडरस्टैंड करना है? समथिंग विच इज़ नॉट वाइट, समथिंग विच इज़ नॉट रेड, समथिंग विच इज़ नॉट ग्रे। ठीक है, इस तरह से कहते कंट्रास्टिंग। इस कंट्रास्टिंग की बेस पे, इस बाइनरी ऑपोजिशन की बेस पे हम लैंग्वेज को, हम वर्ड्स को सीखते हैं। ये कहा है जी फर्डिनेंड डी सोशोर ने। सोशोर्स बिग आइडिया वाज दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम। मैं इसको भी इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे। और स्ट्रक्चर made up of contrasting elements or binary oppositions. We only understand what something is by understanding what it is not. This system of differences structures language. इन्हीं पॉइंट्स को मैं वन बाय वन इन डेप्थ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूं हमारे रिस्पेक्टिव क्रिटिक के बारे में, थियरिस्ट के बारे में, कि ये जो है ना अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स डिलीवर थे रिगार्डिंग टू लैंग्वेज, रिगार्डिंग टू बाइनरी ऑपोजिशंस, रिगार्डिंग टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। और जितने भी इनकी आइडियाज हैं वो सब के सब स्ट्रक्चरलिज्म की बेस थे। तो अब हुआ क्या, अपने लाइफ टाइम में इन्होंने लेक्चर्स तो डिलीवर कर दिए लेकिन कोई भी ऐसे वर्क पब्लिश नहीं करवाया था। फिर जो इनके स्टूडेंट्स थे उन सब ने मिलके इनके वर्क्स को कंपाइल किया, कंबाइन किया। इनके सब लेक्चर्स को इकट्ठा करके उन्होंने एक बुक बनाई। उस बुक का नाम रखा कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। और यही वर्क एक बेस बना किसका? मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरलिज्म का। मैं फर्दर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक्सप्लेन करने से पहले डायक्रॉनिक और साइक्रोनिक के बारे में बताना चाहूँगी आपको। तो आपने इसको फोकस से करके सुनना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्डिनेंड डी सोशोर से पहले 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में जो फिलोलॉजी थी वो बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज मानी जाती थी। वो क्या करते थे? वो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते थे, एनालाइज करते थे और बताते थे कि लैंग्वेज का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। और उनका फोकस किसके ऊपर था? ये किन की बात कर रही हूँ मैं? फिलोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ। उनका फोकस था डायक्रॉनिक अप्रोच पे। मीन्स वो कहते थे कि जो लैंग्वेज है उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होती है। क्या कहते थे? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, दैट हाउ लैंग्वेज इज डेवलप, कि लैंग्वेज कैसे डेवलप है। डायक्रॉनिक में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को हम लोग
जो वर्ड है उसके लिए वो हम लोग डायक्रॉनिक अप्रोच का वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे डायक्रॉनिक कहते हैं उसे। और पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डायक्रॉनिक स्टडी। तो डायक्रॉनिक स्टडी बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आपने बताना है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज़ नोन एज डायक्रॉनिक स्टडी। ये अप्रोच जो है ये एम्फेसाइज करती है ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट हिस्टोरिकली। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? तो डायक्रॉनिक का फोकस किसके ऊपर है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। लेकिन फिर फर्डिनेंड डी सोशोर ने जब अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ फिलोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बजाय चाहिए कि हम फोकस करें प्रेजेंट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, कि प्रेजेंट लर्निंग ऑफ लैंग्वेज क्या है, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लैंग्वेज क्या है। और प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लैंग्वेज की स्टडी को साइक्रोनिक कहते हैं। क्लियर? डायक्रॉनिक क्या है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और साइक्रोनिक क्या है? प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लैंग्वेज। जो डायक्रॉनिक अप्रोच के लोग थे उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है ना वो क्या है? मिरर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि इमिटेशन है, इसलिए लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन फर्डिनेंड डी सोशोर ने कहा कि नहीं, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है और हर लैंग्वेज जो है वो एक रूल गवर्नड एक्टिविटी होती है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जितने भी स्पीकर्स होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। लैंग्वेज जो है वो एवं ही नहीं बन जाती, लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम होती है। यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, इज अ सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम होती है। सिस्टम कैसे? ये लैंग और पेरोल से मिलकर बनती है। अब ये लैंग और पेरोल क्या है ये भी मैं आगे जाके डिस्कस करती हूँ आपके साथ। अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि डायक्रॉनिक स्टडी क्या है, साइक्रोनिक स्टडी क्या है। फर्डिनेंड डी सोशर ने क्या कहा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जगह हम लोगों ने फोकस करना है प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। और डायक्रॉनिक स्टडी ये कहना था कि हिस्टोरिकली डेवलपमेंट देखनी चाहिए लैंग्वेज की। और फर्दर उन्होंने क्या कहा था? फर्दर उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज जो है वो मिरर्ड है वर्ड का, मीन्स टू से दैट कि वो इमिटेशन है। ठीक है, इमिटेशन होने की बेस पे उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन फर्डिनेंड डी सोशर ने कहा था कि वो इमिटेशन नहीं है। अब इमिटेशन की बात की गई तो इमिटेशन क्या होता है? इसको हम लोग माइमेटिक थ्योरी भी कहते हैं, जो कि हम लोगों को एरिस्टोटल ने भी प्रेजेंट की थी। और माइमेटिक थ्योरी में क्या कहा गया है जी? लैंग्वेज इज ओनली द नेमिंग सोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, कि लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम रखने का सोर्स है। इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ वर्ल्ड। लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड की इमिटेशन है, ये कहते हैं जी डायक्रॉनिक अप्रोच वाले, माइमेटिक थ्योरी वाले। लेकिन फर्डिनेंड डी सोशर ने कहा कि नहीं, लैंग्वेज जो है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो पूरा एक सिस्टम है, वो इमिटेशन ऑफ वर्ल्ड नहीं है। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, अगेन स्क्रीन पे देखें कि उसका बिग आइडिया क्या था कि लैंग्वेज एक सिस्टम है जो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स या बाइनरी ऑपोजिशन से मिली हुई है। हम हमेशा किस तरह लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? उसका ऑपोजिट चीज़ से रिलेट करके। इसलिए जो ये डिफरेंस है लैंग्वेज का और ये जो डिफरेंस है सिस्टम का, यही चीज़ स्ट्रक्चर बनाता है लैंग्वेज का। क्लियर? अब ये देखें स्लाइड के ऊपर, बाइनरी ऑपोजिट मैंने वर्ड यूज़ किया। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बाइनरी ऑपोजिट है क्या? बेसिकली उसने कहा था कि जो वर्ड है उसके ऑपोजिट में जो नहीं है, हम कंट्रास्ट करके जो चीज़ बनाते हैं उसको बाइनरी ऑपोजिशन कहते हैं। जैसा कि डे विच इज़ नॉट नाइट, विच इज़ नॉट इवनिंग, ठीक है, वाइट विच इज़ नॉट ब्लैक, डार्क विच इज़ नॉट लाइट। तो इस तरह से हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, किसी को बताना हो कि इस टाइम पे आपके हाथ में पेन है तो आप कैसे बताओगे? पेन विच इज़ नॉट पेंसिल, एप्पल विच इज़ नॉट मैंगो, विच इज़ नॉट ऑरेंज, डॉग विच इज़ नॉट कैट। यानी कि उसका ऑपोजिशन ले आना, उसका बाइनरी ऑपोजिट बना देना। तो फर्डिनेंड डी सोशर का कहना है कि हम लोग जो लैंग्वेज है, जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स है, वो कंट्रास्टिंग वर्ड्स करके यानी कि बाइनरी ऑपोजिट के थ्रू सीखते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जो फर्डिनेंड डी सोशो ने दिया वो है एपिस्टीम का। एपिस्टीम इज यूनिट ऑफ नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज। क्या एपिस्टीम क्या है कि यूनिट ऑफ नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी नॉलेज को सीखने के लिए आपको लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है, आपको लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको लैंग्वेज का ना पता हो। इवन कि आप सोचते हो, आप लैंग्वेज में ही सोचते हो, ठीक है। बगैर लैंग्वेज को कुछ भी नहीं सोच सकता कोई भी। आप कोई काम करते हो, आप लैंग्वेज में ही कोई ना कोई काम कर रहे होते हो। लैंग्वेज इनके लिए बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फैशन का लैंग्वेज, आपका ईटिंग का लैंग्वेज, यानी कि कहते हैं ये हर चीज़ के अंदर लैंग्वेज मौजूद है। तो इट मीन्स लैंग्वेज इज एसेंशियल। क्लियर? एपिस्टीम क्लियर हो गया, बाइनरी अपोजिट क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? फर्डिनेंड डी सोशोर ने दिए हैं। अब स्क्रीन पे देखें अगेन, फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज एसेंशियल, कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। कोई भी नॉलेज गेन करना हो, आपने कुछ भी सीखना हो, तो लैंग्वेज एसेंशियल है। विदाउट लैंग्वेज यू कैन डू नथिंग, यू कैन नेवर लर्न एनीथिंग। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और फिर कहते हैं लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रक्चर, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। स्ट्रक्चर या सिस्टम की बात की जाए तो इट मीन्स बात की जा रही है कि पूरे ओवरऑल लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है। ये लैंग और पेरोल से मिलकर बनता है। लैंग क्या होता है? लैंग बेसिकली आइडिया होता है, और पेरोल क्या होता है? प्रैक्टिस। लैंग क्या है? आइडिया ऑफ अ लैंग्वेज, और पेरोल क्या है? प्रैक्टिस ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग क्या होता है? लैंग बेसिकली एक सिस्टम होता है। इसको हम मेथड भी कह सकते हैं, जो कि स्पीच को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और अपेरेंटली लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को लैंग्वेज की ग्रामर, उसके रूल्स ऑफ स्पेलिंग, उसके रूल्स ऑफ अरेंजमेंट, उसके पंक्चुएशन ऑफ वर्ड्स, ये सब कुछ सीखना होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारे एलिमेंट्स हैं लैंग के। तो इन सब को यूज़ करते हुए क्या होता है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो हम कह सकते हैं लैंग जो है वो सिस्टम है लैंग्वेज का, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करता है। और पेरोल क्या है? पेरोल लैंग्वेज के एक्यूरेट यूज़ को कहा जाता है, यानी लैंग के यूज़ को हम पेरोल कहते हैं। लैंग्वेज एक सिस्टम है और उस सिस्टम के यूज़ करने को हम पेरोल कहते हैं। लैंग एक आइडिया है, उसकी प्रैक्टिस को हम पेरोल कहते हैं। कैसे सही ऑर्डर में कोई स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, किसकी? वर्ड्स का। जो चीज़ें हमें सुनाई देती हैं उसे हम पेरोल कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स लैंग जो है वो सिस्टम है, और पेरोल क्या है? यूज़ ऑफ सिस्टम है। तो ये लैंग एंड पेरोल का आइडिया दिया था जी फर्डिनेंड डी सोशोर ने, और इसी की बेस पे उसने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद बात करता है फर्डिनेंड डी सोशोर साइन की। वो कहते हैं लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, और ये आर्बिट्रेरीनेस डिपेंड करती है साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड पे। अब ये साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या है? एनी यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज साइन। ठीक है, साइन बेसिकली एक सिंबल होता है जो कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड से बनता है। साइन, सिग्निफायर क्या होता है? सिग्निफायर कोई भी वर्ड, कोई भी साउंड, और सिग्निफाइड क्या होता है? मेंटल कॉन्सेप्ट या इमेज जो आपके माइंड में आती है उसको लेके वो सिग्निफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर वर्ड है, आपके माइंड के अंदर पिक्चर आ गई, वो जो पिक्चर आई है ना आपके माइंड के अंदर, वो सिग्निफाइड है। और जो वर्ड फ्लावर है वो क्या है? सिग्निफायर। ठीक है, तो फ्लावर के स्पेलिंग, फ्लावर का साउंड यही है। उस वर्ड से लेके जो आपके माइंड के अंदर मेंटल इमेज, मेंटल कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है वो है सिग्निफाइड। क्लियर? इस तरह से ही मैं वर्ड बोलती हूँ पिज्ज़ा। मैंने पिज्ज़ा बोला, आपके माइंड में जो पिक्चर आई है वो सिग्निफाइड है उस वर्ड का, इस साउंड का। मैंने बोला बिरयानी, आपके माइंड में जो पिक्चर आई है बिरयानी वाली वो सिग्निफाइड है, वो मेंटल कॉन्सेप्ट, वो इमेज, वो सिग्निफाइड है। जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, जो वर्ड आप पढ़ेंगे वो सिग्निफायर होता है, और जो उसका मेंटल कॉन्सेप्ट, मेंटल इमेज क्रिएट होता है वो क्या होता है? वो सिग्निफाइड होता है। और ये जो सिग्निफाइड होता है ना, मेंटल कॉन्सेप्ट और इमेज, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, टाइम टू टाइम सिग्निफाइड चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नाम ले लिया है जी कैट का, अब आपने ये नाम सुना,
किसी के माइंड के अंदर ब्लैक कैट आएगी, किसी के माइंड के अंदर ब्राउन कैट आएगी, किसी के अंदर गोल्डन वाइट कैट आएगी, मिक्स, ठीक है, हर एक के माइंड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कैट आएगी। तो क्या हो गया कि मेंटल कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। इसी तरह से मैंने वर्ड बोला जी फ्लावर, आपने फ्लावर का वर्ड पढ़ा तो आपके माइंड में क्या सबके माइंड में रोज ही आएगा? नहीं, किसी के माइंड में लिली आ जाएगा, किसी के माइंड के अंदर ट्यूलिप आ जाएगा, किसी के माइंड के अंदर ऑर्चिड आएगा। यानी कि हर एक पर्सन के माइंड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स आएंगे, सबके माइंड के अंदर एक ही फूल नहीं आएगा। तो सिग्निफाइड क्या हुआ? फिर चेंज हो गया, सिग्निफायर वही रहा। यानी सिग्निफायर वर्ड या जो साउंड होते हैं वो सेम रहते हैं, डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होते। लेकिन जो सिग्निफाइड होते हैं, जो मेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ये टाइम टू टाइम भी वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है ऑफुल, और अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में देखें ना तो पहले ऑफुल का मतलब होता था खूबसूरत, ब्यूटीफुल, रिस्पेक्टफुल, और अब क्या मतलब है इसी वर्ड का? अगली, बुरा, अजीबोगरीब सा, है ना। तो क्या हुआ कि हमारे पास वर्ड यानी कि जो सिग्निफायर था वो वही रहा, ठीक है, लेकिन जो उसका सिग्निफायर था, जो उसका मेंटल कॉन्सेप्ट, जो इमेज था, अब के टाइम में वो चेंज हो चुका हुआ है, वो अगली हो चुका हुआ है। तो सिग्निफायर वही रहता है, सिग्निफाइड चेंज हो जाता है। और जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो एम्फेसाइज करते हैं सिग्निफायर के ऊपर कि सिग्निफायर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्निफाइड के मुकाबले में, क्योंकि सिग्निफाइड डज नॉट चेंज। और फर्दर मोर इसी साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के रिलेशनशिप की बेस के ऊपर फर्डिनेंड डी सोशोर ने कहा था लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, कि लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे सिग्निफाइड चेंज होता जाता है, जो मेंटल कॉन्सेप्ट है, जो इमेज है, वो चेंज होता रहता है। और ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि एवरीथिंग इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो कल्चर कंस्ट्रक्ट करता है। अगर मैंने बात की कि पहले ऑफुल का मतलब ब्यूटीफुल था, तो इट मीन्स कि पहले टाइम पे कल्चर ने उस वर्ड का मतलब वैसे कंस्ट्रक्ट किया। मैंने बात की कि अब ऑफुल का मतलब अगली हो चुका हुआ है, अजीबो गरीब सा हो चुका हो, तो इट मीन्स कल्चर ने उस लैंग्वेज को अब ऐसे कंस्ट्रक्ट किया। तो एवरीथिंग इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, दैट इज वाई लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। अब क्योंकि सब कुछ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है और लैंग्वेज इसीलिए आर्बिट्रेरी हो चुकी है, तो इसीलिए फर्डिनेंड डी सोशोर कहता है कि जो मीनिंग है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ओपोजिशन के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि पहले डे है तो विच इज़ नॉट नाइट, ऑफुल है विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल, अब हम ऐसे बोलेंगे। तो कहते हैं कंट्रास्टिंग वर्ड के थ्रू ही हम लोग जो नए वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो सीख सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट दिए स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर फर्डिनेंड डी सोशोर ने। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं कुछ की फिगर्स और उनके फर्दर कंट्रीब्यूशन क्या है इसी स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के अंदर। तो कुछ की फिगर्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे आ जाते हैं फर्डिनेंड डी सोशोर। इनको तो हमने डिटेल डिस्कस कर लिया, लेकिन फर्डिनेंड डी सोशोर के बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट नेम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है, वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है इनका। इन्होंने जितने भी आइडियाज़ थे स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के, उन सब आइडियाज़ को लिया और उनको कल्चर के ऊपर अप्लाई कर दिया। वो लैंग्वेज की बात कर रहे थे, इन्होंने सारा कुछ कल्चर के ऊपर अप्लाई कर दिया। और उन्होंने क्या कहा? कहते हैं दैट कल्चर इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। ऑन द सर्फेस cultures may seem different, but if we dig deep enough, we will find that they are organized by the same rules and structures. कहते हैं जैसे कि लैंग्वेज की डीप स्टडी क्या कहलाती है? टेक्स्ट की डीप स्टडी, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर की डीप स्टडी को हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं ना, कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? टेक्स्ट का इन डेप्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही कहते हैं कि कल्चर भी स्ट्रक्चर्ड है लाइक लैंग्वेज। ऑन सरफेस कल्चर्स में सेम डिफरेंट दिख रहा होगा सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर हम कल्चर को डीप गहराई तक देखें तो कल्चर भी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेम रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स के साथ। जो बातें इसने कही मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था।
जिसने सोशर्स के जो आइडिया थे उनको कल्चर के ऊपर अप्लाई करके किस स्कूल के थ्रू रिप्रेजेंट किया? प्रेग स्कूल लिंग्विस्टिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, लिंग्विस्ट्स। और सम टाइम आपकी आउटलाइन के अंदर क्वेश्चन भी आता है, स्ट्रक्चरलिज्म स्विस, स्ट्रक्चरलिज्म प्रेग। जो स्विस होता है उसके अंदर आपने बात करनी है फर्डिनेंड डी सोशोर की, और जो आपका प्रेग का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे आपने बात करनी है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। तो एनी हाउ अब हम फर्दर इसी के जो कॉन्सेप्ट था कि उसने कहा था कि अगर हम लोग डीपली देखें कल्चर को तो वो ऑर्गेनाइज्ड होता है सेम रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब क्या था? कहता अगर फैमिलीज में देखा जाए तो फैमिलीज जो है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंटली डिफाइन की जाती हैं, लेकिन अगर हम सब कल्चर के अंदर एक चीज कॉमन देखें तो वो क्या है? टैबू ऑन इंसेस्ट। इंसेस्ट कहते हैं कि फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेटिव के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए, और हर कल्चर के अंदर ये चीज जो है वो टैबू कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी माँ से शादी करना ये एक टैबू है, और हर कल्चर के अंदर हर कोई इस बात के ऊपर एग्री करता है, यानी कि रूल्स आ गए यहाँ पे। और ये क्या है? ये वन ऑफ द फाउंडेशनल रूल्स है दैट ऑल कल्चर्स शेयर। और ये रूल क्यों? अगर ये रूल ना होता तो कोई भी अपनी फैमिली से बाहर ना जाता, कोई भी स्ट्रेंजर्स से शादी ना करता कल्चर के अंदर। और अगर स्ट्रेंजर्स से शादी होती है तो क्या होता है? कम्युनिटीज बनती हैं, और अगर हमें कम्युनिटीज बनानी है तो हम लोगों को सोसाइटीज बनानी होंगी। और अगर इंसेस्ट को टैबू ना कंसीडर किया जाए तो हमारी सोसाइटी ही नहीं बनेगी, क्योंकि इसको टैबू कंसीडर किया गया तभी तो हम लोग सोसाइटी के अंदर मूव किए गए। सोसाइटी में जब हम गए हैं, हम कम्युनिटी में गए हैं, हमारी फिर उसके बाद क्या हुई है? सिविलाइजेशन शुरू हुई है। क्लियर? अच्छा, ये इंसेस्ट के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। तो वो यही कह रहा कहता है अगर हम लोग डीपली कल्चर को भी देखें ना तो कल्चर भी रूल्स एंड स्ट्रक्चर रखता है जैसा कि लैंग्वेज रखती है। ये कहता है जी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है व्लादिमीर प्रोप का, जिसने कॉन्सेप्ट दिया है फोक एंड फेरी टेल्स के बारे में। इसके मुताबिक जितनी भी फोक और फेरी टेल्स हैं वो सब के सब 31 फिक्स्ड एलिमेंट्स के ऊपर बेस करती हैं। ये वो फर्स्ट थेरिस्ट था जिसने स्ट्रक्चरल अप्रोच को स्टडी ऑफ नैरेटिव्स के ऊपर अप्लाई किया था। इसने एक बंच लिया रशियन फोक टेल्स का, उनको ब्रेक डाउन किया उनके बेसिक नैरेटिव कंपोनेंट्स के अंदर, उनको फिर इन डेप्थ उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद इसने उसके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था। ये कैसे पता लगा इसको? जब इसने डीप स्टडी की उसके स्ट्रक्चर की, तब पता लगा कि इसके अंदर 31 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। किसके अंदर? फोक टेल्स के अंदर या फेरी टेल्स के अंदर। तो व्लादिमीर प्रोप ने क्या किया था? फोक टेल्स और फेरी टेल्स को स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच अप्लाई करके एनालाइज किया था। फिर रोनाल्ड बार्ट्स है जिसने डेथ ऑफ द ऑथर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, और फर्दर मोर ये अर्लीस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट था जिसने लिटरेरी थेरीज को अप्लाई किया था, उनके आइडियाज़ को अप्लाई किया था लिटरेचर के ऊपर। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह कि पहले स्ट्रक्चरलिस्ट के तौर पे हमारे सामने आया था, लेकिन बाद में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ एसोसिएट हो गया था। और रोनाल्ड बार्ट्स ने जो सोशर्स के आइडियाज़ थे जिनको हमने भी पढ़ा, लैंग एंड पेरोल, साइंस, सिग्निफाइड वगैरह सारे, मतलब जितने भी आइडियाज़ थे उनको लिटरेचर के ऊपर, लिटरेरी नैरेटिव्स के ऊपर अप्लाई किया। बल्कि लिटरेरी नैरेटिव्स के साथ साथ ही उसने जितने फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड सोशल फिनोमेना थे उनके ऊपर भी इस आइडियाज़ को अप्लाई किया था। जो फैशन है, फूड है, मीडिया है, इन सब के ऊपर, जितने भी कल्चरल फिनोमेना है, इन सब के ऊपर इसने इस थेरी को, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म की थेरी को अप्लाई किया, और उनके जितने डीप स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो मीनिंग है उनको अनकवर करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट नेम आता है वो है तिसविटन का, जिसने जब स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच अप्लाई की टेक्स्ट के ऊपर तो इसने कहा था कि जितनी भी स्टोरीज हैं वो ग्रामेटिकल यूनिट्स के ऊपर कंपोज की जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की फिगर्स थे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता दूं। इन की फिगर्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मैं वो आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं,
और जो स्ट्रक्चरिस्ट है उनके मुताबिक जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, जो रूल्स हैं, जो फॉर्म्स है, जो सिस्टम है, वो सब के सब कल्चरल फिनोमिना के अंदर आते हैं। इनके मुताबिक लैंग्वेज जो है उसका एक डीप स्ट्रक्चर है, फैमिलीज का भी डीप स्ट्रक्चर है, लिटरेचर का भी डीप स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो ये है स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्म, अरेंजमेंट, रूल्स, सिस्टम, ये सारा कुछ क्या है? कल स्ट्रक्चर होता है। अब लैंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसको मैं इन डिटेल आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पेरोल को भी मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ, सिग्निफायर, सिग्निफाइड और साइन, इनको भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। सेमियोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस इज नोन एज सेमियोलॉजी। ठीक है, ये सेमियोलॉजी होता है जिसमें हम साइंस की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, या सिंपली स्टडी ऑफ साइंस जो है वो भी सेमियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ साइंस क्या है? जिसमें हम सिग्निफायर और सिग्निफाइड को देखते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और फंक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट, एक एक्शन जो कि करैक्टर, फोक और फेरी टेल के अंदर करता है परफॉर्म, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। एन एक्शन दैट अ करैक्टर टेक्स इन अ फोक और फेरी टेल। जैसा कि व्लादिमीर प्रॉप ने बताया था कि जो फेरी टेल्स के अंदर 31 फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टोरी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम, उसके बाद जब करैक्टर कोई भी फंक्शन कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है, वो 31 फंक्शंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। क्लियर? तो फंक्शन क्या है? कोई भी करैक्टर फोक और फेरी टेल्स के अंदर जो एक्शन करता है उसको फंक्शन कहते हैं। डिस्कोर्स क्या होता है? टेक्स्ट, नैरेटिव्स या स्टेटमेंट जो कि कनेक्टेड डायलॉग से मिलके बनती है उसको डिस्कोर्स कहते हैं। जैसे अगर एक नॉवल की बात की जाए तो वो एक लिटरेरी डिस्कोर्स है, अगर पॉलिटिकल स्पीच की बात की जाए तो वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। ठीक है, टेक्स्ट, नैरेटिव, स्टेटमेंट जो कि कनेक्टेड डायलॉग से मिलके बनते हैं। ये हो गए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर है। अब जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मैं आपको वो बता दूं, तो वो इम्पोर्टेंट वर्क्स ये हैं। 1916 के अंदर पब्लिकेशन ऑफ फर्डिनेंड डी सोशोर्स की कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, जो कि इन्होंने खुद पब्लिश नहीं करवाई थी, इनके स्टूडेंट्स ने पब्लिश करवाई थी। फिर है 1926 में द प्रेग स्कूल और प्रेग लिंग्विस्टिक्स सर्कल इज फाउंडेड इन द प्रेग। आगे ये कोई रशियन वर्ड लिखा हुआ है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। देन है 1928 में द रशियन फिलोलॉजिस्ट व्लादिमीर प्रॉप पब्लिशेस मोर्फोलॉजी ऑफ द फोकटेल। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके वर्क्स के आपने नेम याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। फिर 1941 से 1945 के ड्यूरेशन में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस में कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन जैक्सन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। फिर 1949 के अंदर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस पब्लिशेस द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। इंपॉर्टेंट वर्क है ये। फिर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने 1958 के अंदर क्या किया? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पब्लिश किया। 1966 के अंदर रोनाल्ड बार्थ ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव पब्लिश किया। 1968 के अंदर रोनाल्ड बार्थ ने द डेथ ऑफ द ऑथर पब्लिश किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बारे में। फिर उसके बाद एन 1969 के अंदर टिजविटन ने ग्रामर ऑफ द डिकैमरॉन पब्लिश करवाया, उसका वर्क जो था। फिर 1975 के अंदर जोनाथन क्विलर ने अपना जो वर्क पब्लिश करवाया, दैट इज स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स, स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ लिटरेचर। फिर 1976 के अंदर जो जैकॉस डेरिडा है उनका ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ओरिजिनली पब्लिश इन 1967, इज ट्रांसलेटेड एंड पब्लिश इन इंग्लिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। ये जैकॉस डेरिडा, ये क्विलर, ठीक है, ये कुछ हैं। रोनाल्ड बार्थ जो कि बाद में जाके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी बन गए थे। ठीक है, अब जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी थी ओवरऑल थ्योरी के अंदर, वो ये कि हमने देखा पोस्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो मिड 1960 से लेट 1970s तक चली थी। इसका एम्फेसाइज लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के ऊपर किया गया। इनका ये कहना है कि मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इन आइसोलेशन, जैसा कि न्यू क्रिटिक्स कहते थे। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हम लोगों ने पढ़ा, फॉर्मलिज्म पढ़ा, उन सब ने ये कहा था ना कि हम लोग आइसोलेशन के अंदर मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिबरल ह्यूमनिज्म का भी यही कहना था। लेकिन इनका कहना ये कि हम लोग मीनिंग को ना आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम लोग को बाइनरी ओपोजिशन होना ज़रूरी है। हम लोग जब ऑपोजिट कंट्रास्ट करके पढ़ेंगे ना तब हम मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमने डे विच इज़ नॉट नाइट इस टाइम अंडरस्टैंड किया था।
इसमें कॉन्टेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर को एम्फोसाइज किया जाता है। इसमें ऑथर जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन रीडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि रीडर ने डीपली एनालाइज करना है टेक्स्ट को, स्ट्रक्चर को, ठीक है। अ रीडर इज समवन हु वर्क्स ऑन अनकवरिंग एंड एनालाइजिंग द डीप स्ट्रक्चर्स दैट go in literary works. Readers are way more important than authors because they are the ones who can arrive at an understanding of the deep structures of text. कि रीडर ही है जिसने डीप स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट की तरफ पहुंचना है। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी है स्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ओवरऑल जितने इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, की फिगर्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। इसके अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं? स्ट्रक्चर की करते हैं, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर की करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियन लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब भी हम शेयर करते हैं नॉलेज बढ़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस। टेक